नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है तैयारी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी की एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आज मेरा चौथा पार्ट है मेरे दोस्तों। और इससे पहले भी हम लोग 3 पार्ट में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष एनटीपीसी की एग्जाम में तो आए हुए हैं ही, और आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम है सभी एग्जाम में इस वीडियो से प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों, बस आपसे इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आपके तरफ से शेयर और लाइक भी बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, और हमारे तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी मेरे दोस्तों। और आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल मेरा क्या कह रहा है, 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? बोल रहा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO की स्थापना पूछ रहा है कि ILO की स्थापना कब हुई थी। तो ILO की स्थापना मेरे दोस्तों 1919 ईस्वी में हुई थी। 1919 ईस्वी में अगर तारीख आपसे पूछता है छोटा डेट तो 11 अप्रैल क्या हो जाएगा, 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को मेरे दोस्तों ये ILO की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय आपसे पूछ सकता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय हो जाएगा मेरे दोस्तों, कहाँ हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। कहाँ? स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में इसका मुख्यालय है मेरे दोस्तों। और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। आगे चलते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो है। कहाँ है कंदरिया महादेव मंदिर? खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे चलते हैं। इसरो ने 15 फरवरी 2017 ईस्वी को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया था? इसरो ने 15 फरवरी 2017 ईस्वी को कुल कितना उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो कुल 104 उपग्रह लॉन्च करके, कितना? 104 उपग्रह लॉन्च करके 15 फरवरी 2017 ईस्वी को विश्व रिकॉर्ड बना दिया था मेरे दोस्तों। कौन बनाया था? तो इसरो ने बनाया था। आगे चलते हैं। कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बोल रहा है कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों विकल्प से यानी कि ऑप्शन से करने वाला प्रश्न था। इनमें से कौन हो जाएगा? तो MS ऑफिस जो है सो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो MS ऑफिस नहीं है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक, समस्थानिक किसे कहते हैं? तो परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। बोल रहा है कि परमाणु संख्या समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या अगर भिन्न भिन्न रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। यानी कि आइसोटोप भी बोल सकता है या समस्थानिक भी पूछ सकता है। जिसकी परमाणु संख्या समान होगी लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहेंगे उसको समस्थानिक कहेंगे। आगे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का रिक्त सीट जो है से रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट अगर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे मेरे दोस्तों, वो राष्ट्रपति का कार्य को निर्वहन करेंगे। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मेरे दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को महिला सदस्य के लिए LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। किसके लिए है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? तो जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं महिला सदस्य, ऑलरेडी महिला सदस्य के नाम पर मिलता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, तो महिला सदस्य के लिए LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना है। महिला सदस्यों के लिए LPG कनेक्शन को उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। किस योजना के तहत BPL वर्ग के बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? बोल रहा है कि किस योजना के तहत BPL वर्ग के बुजुर्गों को, विधवाओं को और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलती है? तो मेरे दोस्तों कौन सा योजना है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। क्या? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत BPL जो है उसके वर्ग के बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता पर जाती है। क्या? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP हो जाएगा। आगे चलते हैं। हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की थी? तो रेड क्रॉस की। किसकी? रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। कहाँ किया था? तो जेनेवा में किया था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो तिब्बत के पुरंग जिला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ? तो तिब्बत में एगो पुरंग जिला है मेरे दोस्तों, वहाँ मानसरोवर झील है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और वह है कहाँ? तो तिब्बत देश के पुरंग जिला में है। पुरंग जिला में पड़ता है मानसरोवर झील, वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। आगे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ लेकर गया था? बोल रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को अपने साथ कौन लेकर गया था? तो नादिर शाह लेकर गया था। कौन? नादिर शाह जो है सो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर चला गया था। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ईरान का शासक था मेरे दोस्तों। और कब लेके गया था? तो 1739 ईस्वी में जो है सो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था। कौन? नादिर शाह, ईरान का शासक था। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों।
गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था मेरे दोस्तों गांधी इरविन समझौता। और बोल रहा है कि किस गोलमेज सम्मेलन के बाद? तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे मेरे दोस्तों। पहला कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कितना हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। तीसरा 1932 ईस्वी में हुआ था। तो बोल रहा है कि किस गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ? तो आप देख लीजिएगा पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ है, तो इसके बाद ही 1931 आएगा। तो पहला गोलमेज सम्मेलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है गांधी इरविन समझौता जो है किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद। आगे चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? बोल रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो बीजिंग हांझाऊ ग्रांड कनाल। क्या? बीजिंग हांझाऊ ग्रांड कनाल जो है सो विश्व की सबसे बड़ी नहर है। क्या है? बीजिंग हांझाऊ ग्रांड कनाल जो है सो कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है। जो विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सा है? बीजिंग हांझाऊ ग्रांड कनाल। आगे चलते हैं, कला अभिनय और रंगमंच के क्षेत्र में 2019 ईस्वी में किसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? बोल रहा है कि कला अभिनय और रंगमंच के क्षेत्र में 2019 ईस्वी में किसे पद्म भूषण मिला है? तो श्री बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। किसे? श्री बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे इसको कला और अभिनय और रंगमंच के क्षेत्र में 2019 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? तो इब्न बतूता कहाँ नागरिक था मेरे दोस्तों? तो मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। आगे चलते हैं कि न्यूटन के सेकेंड गति का नियम का समीकरण क्या है? तो न्यूटन के सेकेंड गति का नियम का समीकरण है F बराबर ma। क्या हो जाएगा? F बराबर ma जो है से न्यूटन के सेकेंड गति का नियम का इस समीकरण है। आगे चलते हैं, कैगा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैगा मेरे दोस्तों है कहाँ? तो कैगा जो है से कर्नाटक में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर वहाँ है। क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कैगा है कहाँ? तो कर्नाटक में है। कैगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर वहाँ, और कैगा कर्नाटक में है। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि नॉन वैक्यूलर प्लांट यानी कि गैर संवहनी पौधा कौन सा है? नॉन वैक्यूलर प्लांट बोल रहा है कि गैर संवहनी पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है सो गैर संवहनी पौधा है। गैर संवहनी पौधा किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा कहते हैं। इसी को हम लोग नॉन वैक्यूलर प्लांट बोलते हैं। किसे कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को। एक लोक सेवक नहीं बन सकता है। बोल रहा है कि एक लोक सेवक क्या नहीं बन सकता है? कौन सा पद धारण नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करने में दोस्तों सांसद। एक लोक सेवक जो है सो सांसद नहीं बन सकता, यानी कि MP नहीं बन सकता एक लोक सेवक। आगे चल रहे हैं, लोग जिन्हें दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है लेकिन उन वस्तुओं का स्पष्ट देख सकते हैं जो पास हैं, तो इसको उपचार है तो कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? मेरे दोस्तों अवतल लेंस। कि उस अवतल देश में कौन सा बीमारी होगा? तो निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु को हम लोग साफ साफ नहीं देख सकते हैं। तो वही तो बोल रहा है कि दूर की वस्तुओं को साफ साफ हमको देखने में कठिनाई होती है, उसी प्रकार से हम निकट की वस्तुओं का स्पष्ट देख सकते हैं जो पास हैं। तो उसको उपचार है तो कौन सा था? निकट दृष्टि दोष है मेरे दोस्तों। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष आपसे पूछता दूर करने के लिए तो उत्तल लेंस हो जाता है। आगे चले मेरे दोस्तों, भगोरिया त्यौहार जो है से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? भगोरिया त्यौहार है किस जनजाति के द्वारा? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है मेरे दोस्तों भील जनजाति। भील जनजाति जो है उसके द्वारा भगोरिया जो त्यौहार मनाया जाता है। भगोरिया त्यौहार किस जनजाति के द्वारा? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रहने वाली भील जनजाति के द्वारा। और पूछेगा मेरे दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में रहने वाली सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली मेरे दोस्तों जनजाति कौन सी है? तो भील जो जाति है तो सबसे ज़्यादा संख्या वाली जनजाति है मेरे दोस्तों। सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सी है? तो भील जनजाति हमारे देश में रहा करती है। आगे चलते हैं, एरी झील और ओंटारियो झील के मध्य में कौन सा जलप्रपात है? एरी झील और ओंटारियो झील के बीच में कौन सा जलप्रपात है? तो नियाग्रा फॉल्स यानी कि नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात जो है से एरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है। और नियाग्रा जलप्रपात जो है कहाँ मेरे दोस्तों? तो USA और कनाडा के बीच की सीमा पर है। कहाँ? तो USA यानी कि अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा पर है नियाग्रा जलप्रपात। और कौन कौन झील के बीच में? तो एरी झील और ओंटारियो झील के बीच में। आगे चल रहे हैं, किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? बोल रहा है कि किस गुफा में, गुफा का नाम बताना है, उसमें मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। तो भीमबेटका गुफा में। कहाँ? भीमबेटका गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका गुफा में। आगे चल रहे हैं, त्रिपक्षीय संधि 1838 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? त्रिपक्षीय संधि हुई थी 1838 ईस्वी में हुई थी। किनके बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों, अफगानिस्तान से शाह शुजा और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। अंग्रेज लोग के बीच
और अफगानिस्तान से शाह शुजा और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। तीनों के बीच हुआ था, अंग्रेज लोग के बीच, और अफगानिस्तान से आए थे शाह शुजा और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह, यानी कि अंग्रेज, शाह शुजा और महाराजा रंजीत सिंह के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई थी। और हुई थी कब? तो 1838 ईस्वी में हुई थी। आगे चल रहे हैं, आज जन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आज जन्मे बच्चे, जो बच्चे अभी तक जन्मे नहीं हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आज जन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। कब? 25 मार्च को आज जन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 25 मार्च को। बैंक रेट क्या क्या अर्थ है? बोल रहा है कि बैंक रेट का क्या अर्थ है? तो बैंक रेट दर जो वह दर है जिस पर अन्य बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण ले सकते हैं। आरबीआई मेरे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है और दूसरे बैंकों को जिस दर पर कर्जा देता है, जिस दर पर जो है ऋण उपलब्ध कराता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। क्या करते हैं? बैंक रेट कहते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बैंक दर को रेपो दर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक दर को हम लोग रेपो दर भी बोलते हैं। और आरबीआई दूसरे बैंकों को दीर्घकालीन ऋण दे रही है तो कौन सा दर पर देती है? तो रेपो दर पर। और कभी जरूरत पड़ जाए आरबीआई को पैसा लेने की अन्य बैंकों से, तो वो कौन सा दर पर लेगी? तो रिवर्स रेपो दर, यानी कि वापस लेती है तो उसी को हम रिवर्स रेपो दर कहते हैं, और दूसरे को देती है तो रेपो दर, यानी कि बैंक दर हम कहते हैं। आगे चल रहे, भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है? भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा है। होमी जहांगीर भाभा जो हैं से भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। धात्विक गुणधर्म के लिए सही क्रम क्या है? तो धात्विक गुणधर्म के लिए सही क्रम क्या है? सजाने के लिए पूछा हुआ था कि धात्विक गुणधर्म के लिए सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा आगे सोडियम, उसके आगे पोटेशियम, उससे आगे रुबेडियम, उसके आगे सीजियम हो जाएगा। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम धात्विक गुणधर्म के लिए सही क्रम है मेरे दोस्तों। आपको सही से सजाना था। आगे चलते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहाँ पर हुआ था? तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 जो मेरे दोस्तों इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था आईसीसी वर्ल्ड कप 2019। इसमें विजेता टीम कौन थी? तो इसमें विजेता टीम मेरे दोस्तों इंग्लैंड को विजेता घोषित किया था। किस आधार पर? तो चौके और छक्के के आधार पर। चौके और छक्के, ये दोस्तों ये मैच जो है सुपर ओवर तक गया था और सुपर ओवर में मुकाबला भी ड्रॉ हो गया था मेरे दोस्तों। और इसके आधार पर फिर इंग्लैंड की टीम को चौके और छक्के यानी कि सर्वाधिक बाउंड्री के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया था। युवा कहाँ था? तो इंग्लैंड वेल्स में होता 2019 का आईसीसी वर्ल्ड कप। आगे चलते हैं, राजकुमार सिंह जीत सिंह जो है से किस नृत्य के डांसर हैं? तो राजकुमार सिंह जीत जो है से डांसर हैं मणिपुरी नृत्य के। किस नृत्य के? तो मणिपुरी नृत्य के डांसर हैं राजकुमार सिंह जीत सिंह। राजकुमार सिंह जीत सिंह मणिपुरी नृत्य के डांसर हैं। आगे चलते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 6 महीने का हो सकता है। आपसे अगर न्यूनतम अंतराल पूछ दे कि न्यूनतम अंतराल कितना हो सकता है, तो न्यूनतम अंतराल की कोई सीमा नहीं होती मेरे दोस्तों। वो कितनों महीना पर हो सकती है, यानी कि 1 महीना पर भी हो सकती है, 15 दिन में ही बैठक हो सकती है, 2 महीना पर भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीना के अंदर में 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल यानी कि सत्र हो ही जाना चाहिए 6 महीना के बीच में, 6 महीना के अंदर से। और न्यूनतम बोलेगा तो न्यूनतम कोई सीमा नहीं है। आगे चलते हैं, बोल रहा है क्वेट्रो प्रो जो है से किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो क्वेट्रो प्रो जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्वेट्रो प्रो जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एक कोशिका का बाना भ्रूण क्या कहलाता है? तो एक कोशिका का बाना भ्रूण युग्मज कहलाता है, यानी कि जाइगोट इसे कहते हैं। क्या? युग्मज यानी कि जाइगोट। एक कोशिका का बाना भ्रूण क्या कहलाता है? युग्मज कहलाता है। युग्मज को हम लोग इंग्लिश में जाइगोट भी कहते हैं। आगे चलते हैं, 15 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, किस पीएम का जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ है? कौन सा पीएम ऐसे हैं जिनका जन्म भारत की आज़ादी से बाद हुआ है? तो नरेंद्र मोदी का जन्म मेरे दोस्तों आज़ादी के बाद हुआ है। कब हुआ? आज़ादी के बाद हुआ है नरेंद्र मोदी का जन्म। तो आपसे पूछ रहा है कि किस पीएम का जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ है? तो नरेंद्र मोदी। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 143 में दोस्तों एसी द्वारा, एशियन मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है कितना अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देना है। आगे चलते हैं,
ड्रग एडिक्शन की समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था का नाम क्या है? ड्रग एडिक्शन की समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था का नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था का नाम है मेरे दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स क्राइम। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स क्राइम। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है मेरे दोस्तों, वियना में है। बोल रहा है कि ड्रग एडिक्शन की समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था का नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग क्राइम जो है वो कहाँ है? तो वियना में है। आगे चलते हैं, युविका प्रोग्राम किसके द्वारा चालू किया गया था? युविका प्रोग्राम जो है इसरो के द्वारा चालू किया था। किसके द्वारा? युविका प्रोग्राम इसरो के द्वारा चालू किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मेरे दोस्तों मनाया कब गया था? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब शुरुआत ईस्वी? तो 1974 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 5 जून को, कितना ईस्वी को? 1974 ईस्वी से चालू हुआ है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे चल रहे हैं, इनमें से कौन सा यूनेस्को स्थल सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित आपको मिलान करना था मेरे दोस्तों। इनमें से बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक में है। नहीं मेरे दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक में नहीं। कहाँ है? तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। निर्माण किया था इसको कौन थे? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रकूटों के द्वारा एलिफेंटा की गुफा को बनाया गया था। है कहाँ? तो महाराष्ट्र में दिया हुआ था। कर्नाटक इसलिए सुमेलित नहीं था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय में हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई मेरे दोस्तों रखाल दास बनर्जी के समय में हुई। किसके समय में? तो रखाल दास बनर्जी के समय 1921 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। आपसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि मोहनजोदड़ो जो है सो पाकिस्तान के किस जिला में पड़ता है? पाकिस्तान के किस जिला में पड़ता है मेरे दोस्तों मोहनजोदड़ो? तो मोहनजोदड़ो जो पड़ेगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में पड़ता है। कौन सा जिला में? तो लरकाना जिला में पड़ता है मेरे दोस्तों। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। किस नदी किनारे? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है। आगे चलते हैं, BHIM यानी कि भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है? तो भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है सो भीम ऐप का फुल फॉर्म हो जाएगा। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 124वां जो है संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो EWS के आरक्षण से है। किससे है? EWS के आरक्षण से संबंधित है मेरे दोस्तों 124वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? तो 2019 ईस्वी में हुआ था। आगे यूपी सरकार के द्वारा गुम हुए बच्चों को खोजने के लिए किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गुम हुए बच्चों को, यानी कि जो बच्चे जो हैं भुला गए यानी कि गुम हो गए हैं, उनको खोजने के लिए कौन सा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो भी बच्चे यूपी सरकार के द्वारा ऐसा परियोजना चलाया गया ऑपरेशन मुस्कान कि जो बच्चे गुम हो गए हैं उनको खोजने के लिए लॉन्च किया गया प्रोग्राम ऑपरेशन मुस्कान। एप्पल किस प्रकार की सैटेलाइट है? तो एप्पल मेरे दोस्तों संचार सैटेलाइट है। क्या है? एप्पल जो है किस प्रकार की सैटेलाइट है? तो एप्पल संचार सैटेलाइट, संचार सैटेलाइट। आगे चलते हैं, कोविड-19 से किस राज्य में पहली मृत्यु हुई थी? आपसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि कोविड-19 से किस राज्य में पहली मृत्यु हुई थी? तो मृत्यु तो पहले कर्नाटक में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मृत्यु पहले कर्नाटक में हुई थी। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि कोविड-19 से प्रभावित भारत में सबसे पहला मामला किस राज्य में आया था? आपसे पूछ सकता है कोविड-19 का पहला मामला भारत के किस राज्य में आया था? तो मेरे दोस्तों केरल राज्य में आया था। कहाँ आया था? केरल राज्य में सबसे पहले मामला आया था। लेकिन मृत्यु सबसे पहले कहाँ हुई थी? किस राज्य में? तो मृत्यु सबसे पहले कर्नाटक में हुई थी। आप दोनों सवाल को ध्यान से रखेंगे। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों केरल जो बता रहा हूँ कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला मामला केरल में आया था। एक क्वेश्चन बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम में आया हुआ था। कहाँ? बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम में आया था मेरे दोस्तों। इसका राइट आंसर केरल हुआ था। आगे चलते हैं, MB का फुल फॉर्म क्या है? तो MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट्स। क्या होता है? MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट्स होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की मेरे दोस्तों शुरुआत कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1920 ईस्वी को। आपको 78वीं वर्षगांठ पूछ रहा है तो 78 आपको जोड़ देना है। तो 78 आप जोड़िए, 8 के 8 हो जाएगा। सॉरी यार, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, सॉरी क्या बोल दिया यार, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। 8 अगस्त 1942। तो 1942 में बोल रहा है कि 78वां वर्षगांठ। तो 78वां हम 78 जोड़ देंगे अगर तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 का 0 हाथ में लगा 1, 7 4 11 के 12 2 में 1, 19 सब 1 20, यानी कि 2020 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। क्या मनाई जा रही है? भारत की 78वीं वर्षगांठ जो है 2020 ईस्वी में मनाई जा रही है। आगे चलते हैं,
पैरालंपिक में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो पैरालंपिक में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया। वो किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक खेल से संबंधित है मेरे दोस्तों, भाला फेंकते हैं ये। पैरालंपिक में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं देवेंद्र झाझरिया। भाला फेंक से संबंधित इनका खेल है। आगे चलते हैं, श्वसन की क्रिया दिमाग के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो श्वसन की क्रिया दिमाग के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। किसके द्वारा? तो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा श्वसन की क्रिया दिमाग के किस भाग में संपन्न होती है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा के भाग में। आगे चलते हैं, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी कौन? मीरा साहिब फातिमा बीबी। कौन बनी थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। बोल रहा है कि 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को मिला था। किसे मिला था? विनोद खन्ना को 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 2017 ईस्वी में दिया गया था। कब? 2017 ईस्वी में 65वां दादा साहेब पुरस्कार जो है सो विनोद खन्ना को दिया गया था। आगे चल रहे हैं, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे? दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे? तो 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद के सदस्य बनाए गए थे। कब? 1892 ईस्वी। बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्तों। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? तो बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया से मतलब होता है जीवाणु। तो जीवाणु से इनमें से कौन होने वाला रोग है? तो रोग आपको ऑप्शन से देखना था। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? टाइफाइड, कॉलरा या हैजा। ये तीनों के तीनों मेरे दोस्तों बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला ही रोग है। कौन कौन? टाइफाइड हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा और हैजा हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, आरबीआई की सील में कौन सा जानवर है? आरबीआई की सील है मेरे दोस्तों, उसमें कौन सा जानवर है? तो इनमें जानवर है कौन सा? तो बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बोल रहा कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, लुनी, साबरमती। तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो मेरे दोस्तों नर्मदा, ताप्ती, माही, लुनी, साबरमती। इनमें से सभी नदी जो है तो सारा नदी अरब सागर में ही गिरती है। कौन कौन? तो नर्मदा, ताप्ती, माही, लुनी और साबरमती। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा नदी है मेरे दोस्तों जो एस्चुअरी का निर्माण करती है? कौन सा नदी जो एस्चुअरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती। क्या हो जाएगा? नर्मदा और ताप्ती जो है सो डेल्टा नहीं बनाकर मेरे दोस्तों एस्चुअरी का निर्माण करती है। क्या? आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा ताप्ती। कौन सा नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है? तो नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा निकलता है कहाँ से मेरे दोस्तों? तो नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से? नर्मदा और सोन नदी जो है दोनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। आगे चल रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य कौन सा देश बना है? विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य बोल रहा है कौन सा देश बना है? तो अफगानिस्तान बना है। अब आपसे बता देना चाहता हूं विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था मेरे दोस्तों कब? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। कितना को? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है मेरे दोस्तों। और इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। और 164वां सदस्य कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। आगे चलते हैं, गगन का पूरा नाम क्या है? तो गगन का पूरा नाम है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। क्या हो जाएगा? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड जो है नेविगेशन हो जाएगा, गगन का पूरा नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मापते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को हम लोग क्लॉक में यानी कि क्लॉक स्पीड में मापते हैं, यानी कि हर्ट्ज में मापते हैं। किसमें? क्लॉक स्पीड बोलिए या फिर हर्ट्ज बोलिए। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मापता है? तो क्लॉक स्पीड यानी कि हर्ट्ज में मापा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसकी सहायता से मशीनी भाषा में बदला जाता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसकी सहायता से मशीनी भाषा में बदलते हैं? तो कंपाइलर की सहायता से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर की सहायता से मशीनी भाषा में बदला जाता है, कंपाइलर की सहायता से। आगे चलते हैं, वर्ष 2019 ईस्वी में गांधी जी की जयंती की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो गांधी जी की जयंती की मेरे दोस्तों 2019 ईस्वी में गांधी जी की जयंती को कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो मेरे दोस्तों गांधी जी की जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था मेरे दोस्तों 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो 2019 ईस्वी में बोला कि कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो 2019 में से आप लोग 1869 को घटा लेंगे। तो घटा के देख लीजिए,
तो घटाइए मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 9 में से 9 हो गया तो क्या हो गया, 0 हो गया, 11 में से 6 हो गया 5, 9 में से 8 गया 1, यानी कि 150वीं जयंती मेरे दोस्तों 2019 ईस्वी में गांधी जी की जयंती, कौन सी जयंती मनाई है, तो 150वीं जयंती मनाई गई है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो है से 2019 ईस्वी किस तारीख को पेश किया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो है, पुनर्गठन विधेयक 2019 ईस्वी किस तारीख को पेश किया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को। कितना ईस्वी को, 5 अगस्त 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश हुआ था, 5 अगस्त 2019 को। आगे चल रहे हैं, कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है सो शहरी क्षेत्र में निवासी करती है, तो 31.16%। कितना, 31.16% जो है सो शहरी जनसंख्या जो है सो भारत में शहर में निवास करती है, 31.16% शहर में निवास करती है। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मुख्यालय मेरे दोस्तों कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। आगे चलते हैं, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो गांधी शांति पुरस्कार जो मेरे दोस्तों कब स्थापना हुआ था, 1995 ईस्वी में। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1995 ईस्वी से, होता गांधी शांति पुरस्कार। रत्नावली के लेखक कौन है, तो रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है, हर्षवर्धन है। रत्नावली पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास का मुख्यालय का न्यूयॉर्क में है। आगे चलते हैं, भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग। कौन राज्य के हैं मेरे दोस्तों, तो सिक्किम राज्य के हैं। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग। और किस राज्य के हैं, तो सिक्किम राज्य के हैं। स्टैंड अप इंडिया कब शुरू की गई थी, तो स्टैंड अप इंडिया जो है सो 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को। कब, 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को स्टैंड अप इंडिया जो योजना है सो 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को चालू किया गया था। बोल रहा है कि 2015 ईस्वी में किस संविधान संशोधन के तहत भारत एवं बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी। 2015 ईस्वी में बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी, तो 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी, और कब, तो 2015 ईस्वी में। आगे चलते हैं, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुआ था। बोल रहा कि पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुआ था, तो कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों, तो हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब हुआ था, 2018 ईस्वी में। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम जो है सो दिल्ली में हुआ था, 2018 ईस्वी में हुआ था। आगे बोल रहा है कि चलती हुई गाड़ी में संवेग परिवर्तन करने पर बल में परिवर्तन न्यूटन के किस नियम के तहत होता है, तो न्यूटन के दूसरा नियम के तहत होता है। कितना, तो न्यूटन के दूसरा नियम के तहत चलती हुई गाड़ी में संवेग परिवर्तित करने पर बल में परिवर्तन जो है सो न्यूटन के किस नियम के तहत होता है, तो न्यूटन के दूसरा नियम के तहत होता है। न्यूटन के दूसरा नियम का सूत्र बताया था मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन के दूसरा नियम का सूत्र क्या है, तो F बराबर a में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F बराबर a में हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कजरी, रासलीला यानी लावनी या घूमर। चारों में से बताना था कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो उसका उत्तर क्या हो जाता है, उत्तर सभी, यानी कि आंसर सभी है मेरे दोस्तों। कजरी, रासलीला, लावनी और घूमर, ये चारों में से चारों कोई भी शास्त्रीय नृत्य नहीं है। शास्त्रीय नृत्य चारों में से कोई नहीं मेरे दोस्तों, यानी कि कजरी भी नहीं है, रासलीला भी नहीं है, लावनी भी नहीं है और घूमर भी नहीं है। आगे चलते हैं, कौन सा पर्यावरण का घटक है, तो पर्यावरण का घटक कौन सा हो गया, तो स्थल हो गया, वायु, पादप, जल आदि। यानी कि इनमें से बोल रहा है कि कौन सा पर्यावरण का घटक है, तो स्थल, वायु, पादप और जल, यानी कि सभी है मेरे दोस्तों। इनमें से पर्यावरण का घटक चारों के चारों है, स्थल भी है, वायु भी है, पादप भी है और जल भी हो जाएगा। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है, मानाला दर्रा, लिपुला का दर्रा और क्या, नीति दर्रा। बोल रहा है कि तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो मानाला दर्रा, नीतीला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। मेरे दोस्तों ये तीनों का तीनों दर्रा जो है से तिब्बत से उत्तराखंड को जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है, तो मानाला, नीतीला और लिपुलेख दर्रा। आगे चलते हैं, फीफा विश्व कप में किस देश ने प्रत्येक संस्करण में हिस्सा लिया है। फीफा वर्ल्ड कप में कौन सा देश है जो प्रत्येक वर्ष जब भी फीफा वर्ल्ड कप होता है, फीफा किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है मेरे दोस्तों, फुटबॉल खेल से संबंधित है फीफा। और कौन सा देश है जो सभी फुटबॉल के विश्व कप में भाग लिया है, तो ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील एक ऐसा देश है जो सभी फुटबॉल के विश्व कप में भाग लेता गया है। आगे चलते हैं, पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी कब होती है। बोला कि पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है, तो 4 जुलाई को अपसौर स्थिति में।
4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है, और सबसे नज़दीक पूछेगा तो सबसे नज़दीक कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है उप सौर स्थिति में। क्या होता है, 3 जनवरी को उप सौर स्थिति होता है मेरे दोस्तों, उसमें पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे नज़दीक होती है। नज़दीक बोलेगा तो 3 जनवरी उप सौर, और दूर बोलेगा तो 4 जुलाई आप सौर। आगे चलते हैं, 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है, तो 69वां संविधान संशोधन जो 1991 है, तो दिल्ली को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था, दिल्ली को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा मिला था मेरे दोस्तों 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं, मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो मानव शरीर में लवण का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मानव शरीर में लवण का परिवहन जो है से प्लाज्मा के द्वारा होता है। वर्ष 2020 ईस्वी में मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला था, तो वर्ष 2020 में मैन बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को मिला था। किसे, तो डगलस स्टुअर्ट को वर्ष 2020 ईस्वी में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। किसको, डगलस स्टुअर्ट को। माथुरी बोल रहा है कि माथुरी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो माथुरी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ, माथुरी जो है लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। कहाँ, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है माथुरी। आगे चलते हैं, ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो ASCII का फुल फॉर्म मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हो जाएगा, ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। ASCII का फुल फॉर्म क्या है, एक बार और देख लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे चलते हैं, भारत के रुपये का प्रतीक जो है से किसने डिजाइन दिया है, भारत में रुपये का प्रतीक जो न्यू रुपया है मेरे दोस्तों, इस प्रकार का रुपया का प्रतीक इस बार नया चला है, इसका डिजाइन किसने दिया है, तो उदय कुमार ने दिया है। किसने दिया है, उदय कुमार मेरे दोस्तों, जो भारत में न्यू रुपये का प्रतीक दिए हैं। कब दिए थे, 2010 ईस्वी में दिए थे। आगे चलते हैं, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण मेरे दोस्तों चोल वंश ने करवाया था। किसने करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश ने करवाया था। और बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ, तो तमिलनाडु राज्य में है। आगे चलते हैं, REED का फुल फॉर्म क्या है, तो REED का फुल फॉर्म है दोस्तों रूरल एनर्जी इंटरप्राइज डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा, रूरल एनर्जी इंटरप्राइज डेवलपमेंट जो है से REED का फुल फॉर्म है, यानी कि रीड का पूरा नाम क्या है, तो रूरल एनर्जी इंटरप्राइज डेवलपमेंट। आगे चलते हैं, लकड़वाला समिति का गठन कब हुआ था, तो लकड़वाला समिति का गठन 1993 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो लकड़वाला समिति का गठन 1993 ईस्वी में गरीबी की माप के लिए गठित किया गया था। किसके लिए, तो गरीबी की माप के लिए गठित किया गया था लकड़वाला समिति, गठन हुआ था 1993 ईस्वी में। त्रिशूल जो है से किस प्रकार की मिसाइल है, तो त्रिशूल मेरे दोस्तों सरफेस टू एयर। सरफेस मतलब क्या होता है, यानी कि पृथ्वी। सरफेस मतलब हो गया पृथ्वी से लेकर के, एयर मतलब क्या हो गया, तो हवा हो गया। पृथ्वी से हवा में मार करने वाली मिसाइल है कौन सी, तो त्रिशूल जो है सरफेस टू एयर, यानी कि पृथ्वी से हवा में मार करती है। कहाँ, तो पृथ्वी से हवा में त्रिशूल। आगे चलते हैं, नवीन पटनायक जो है सो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। ये कैमी बार बने हैं, नवीन पटनायक को कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं, तो 5वीं बार मेरे दोस्तों नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। आगे चलते हैं, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है, तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। बोल रहा कर्नाटक राज्य में स्थित है, और इस पर कौन सा नदी है मेरे दोस्तों, तो शरावती नदी पर। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और कर्नाटक में जिला बोल देगा आपसे तो शिमोगा जिला में पड़ता है। कहाँ, कर्नाटक में शिमोगा जिला में पड़ता है। शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण किया गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, बोल रहा है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जब भी आपसे पूछे, आपसे प्रतिशत का बात करें तो मिजोरम हो जाएगा। कौन सा, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ईस्वी के अनुसार सर्वाधिक हो गया थी पड़ी। और वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, प्रतिशत बोले तो मिजोरम, और सर्वाधिक वन वाला राज्य बोले ऐसे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MP जो होगा मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है, लेकिन प्रतिशत आपसे बात करेगा तो मिजोरम आपको राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑनलाइन मीटिंग के लिए ऐप कौन सा है, ऑनलाइन मीटिंग के लिए ऐप है, तो ऐप का नाम है क्या मेरे दोस्तों, तो जूम है और गूगल मीट है। क्या है, जूम और गूगल मीट जो है ऑनलाइन मीटिंग के लिए ऐप है। कौन कौन, तो जूम और गूगल मीट। क्या, जूम और गूगल मीट जो है ऑनलाइन मीटिंग के लिए ऐप है, जूम गूगल मीट। आगे चलते हैं, भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन सी है, भारत की प्रथम महिला जो है से फाइटर पायलट कौन सी है, तो भावना कंठ। कौन है, भावना कंठ जो है से भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट है। कौन है जाएगी, भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट भावना कंठ। आगे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मन के
किसके बने हुए थे? हड़प्पा सभ्यता से जो मिले हैं मन के, वो किसके बने हुए थे? तो स्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर से बने हुए थे। किस पत्थर के? तो स्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर से बने हुए थे मन के, जो हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए हैं। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए मन के जो है स्टेराइट और कार्नेलियन पत्थर के बनाए गए थे। आगे चलते हैं। इरनेस 1G कौन से नंबर का नेविगेशन उपग्रह है? इरनेस 1G जो है, इरनेस 1G कौन से नंबर का नेविगेशन उपग्रह है? तो 7वें नंबर का, 7वें नंबर का उपग्रह है मेरे दोस्तों। इरनेस 1G जो है 7वें नंबर का नेविगेशन उपग्रह है। छुई मुई पौधा किस जाति का पौधा है? बोल रहा है कि छुई मुई का पौधा जो है सो किस जाति का पौधा है? तो पुडिका। किस जाति का? तो पुडिका का है। और छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे तो मिमोसा पुडिका, पुडिका जाति का भी है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछे तो मिमोसा पुडिका हो जाएगा। क्या? मिमोसा पुडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। और छुई मुई का पौधा किस जाति का है? तो जाति की ओर हो जाएगा पुडिका। आगे चलते हैं। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था मेरे दोस्तों। दूसरा विश्व युद्ध चला था कब से कब? तो 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी के बीच चला था। कब? 1939 से लेकर 1945 के बीच चला था। इसमें टोटल 61 देश भाग लिए थे। कितना देश भाग लिए थे? टोटल 61 देश भाग लिए थे। और बोल रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो मेरे दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय थे। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि ग्लिसरॉल का यूपीए का नाम क्या है? ग्लिसरॉल का यूपीए का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल जो है सो ग्लिसरॉल का यूपीए का नाम क्या है? क्या नाम है? प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल जो है ग्लिसरॉल का यूपीए का नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की है F2। क्या जब फंक्शन 2 जो है सो किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की है फंक्शन 2 F2। आगे चलते हैं। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? तो भारत मेरे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था 1945 ईस्वी में। कब बना था? भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था 1945 ईस्वी में। और संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर कितना ईस्वी को? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसको स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय मेरे दोस्तों न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में है। आगे चलते हैं। आईपीएल 2020 ईस्वी में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो पर्पल कैप दिया किसे जाता है मेरे दोस्तों? तो जो एक पूरा आईपीएल होता है तो पूरा आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है। पर्पल कैप दिया किसे जाता है? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, जो आईपीएल पूरा में सबसे ज्यादा विकेट जो कौन लिया होगा उसे पर्पल कैप दिया जाता है। तो पर्पल कैप आईपीएल 2020 में किसे मिला था? तो कागिस्को रबाडा को मिला था। किसे? तो कागिस्को रबाडा को मेरे दोस्तों पर्पल कैप दिया गया था। और ऑरेंज कैप किसे कहते हैं? ऑरेंज कैप किसे दिया? तो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को, और पर्पल कैप जो है तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। आगे चलते हैं। NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3 मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। NaHCO3 का रासायनिक नाम है। इसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा मेरे दोस्तों हम लोग के खाने वाला सोडा है, उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। उसका सूत्र क्या है? NaHCO3 हो जाएगा। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में होता। किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। आपको कहीं अगर निरंजना ऑप्शन में नहीं मिले तो फाल्गु नदी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? फाल्गु नदी पर मेरे दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। फाल्गु नदी को निरंजना नदी कहा जाता है। आगे चलते हैं। 23वां ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ था? बोल रहा कि 23वां ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? 23वां ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। आगे चलते हैं। वर्ष 2018 ईस्वी में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? वर्ष 2018 ईस्वी में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर मिला है? तो अर्शदीप सिंह को। किसे? अर्शदीप सिंह को 2018 ईस्वी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला 2018 ईस्वी में अर्शदीप सिंह को। आगे चलते हैं। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो एशियाई देश है पहला देश मेरे दोस्तों अपना भारत हो जाएगा। अपना भारत जो है सो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला एशियाई देश है। कौन है? तो भारत हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षर राज्य मेरे दोस्तों कौन हो जाएगा? केरल राज्य हो जाएगा। कौन
#1 जो केरल राज्य जो है तो सबसे साक्षर राज्य है। अगर सबसे निरक्षर राज्य की बात करें तो अपना बिहार मेरे दोस्तों सबसे निरक्षर, यानी कि सबसे कम पढ़े लिखे वालों में गिनती की जाती है, तो अपना बिहार की गिनती की जाती है। और सबसे अधिक साक्षर राज्य वाले कौन से हैं, तो केरल राज्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसजीएसटी का फुल फॉर्म है दोस्तों स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या हो जाएगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी का फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, कौन सा मुगल कालीन नृत्य जो है सो वर्तमान में अस्तित्व में है। बोल रहा है कि कौन सा मुगल कालीन नृत्य जो है सो वर्तमान में अस्तित्व में है, तो कथक नृत्य मेरे दोस्तों जो अकबर के समय में चला था, अकबर के समय में मेरे दोस्तों जो कथक नृत्य चला गया था, जो वर्तमान में अभी अस्तित्व में है, मुगल कालीन नृत्य है कथक, जो अकबर के समय में चला गया था, जो अभी भी वर्तमान में अस्तित्व में है कथक नृत्य। आगे चलते हैं, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है, तो कैलाश पर्वत मेरे दोस्तों तिब्बत में है। कहाँ है, तो कैलाश पर्वत तिब्बत में है। कहाँ, तिब्बत में। इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सही सुमेलित नहीं है, बोल रहा है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है सही सुमेलित नहीं है। आपको 4 परमाणु ऊर्जा का संयंत्र का नाम दिया होगा और चारों राज्य को मिलान करना था, कौन सही है और कौन सुमेलित नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है कुंडनकुलम कर्नाटक, नहीं, कुंडनकुलम कहाँ है मेरे दोस्तों, तो कुंडनकुलम जो है से कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ है, तो कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। और लिखा हुआ है क्या, तो कुंडनकुलम कर्नाटक। तो पूछ रहा कि सुमेलित नहीं, तो सुमेलित यही था कि कुंडनकुलम तमिलनाडु होना चाहिए था, लेकिन कर्नाटक लिखा हुआ था इसलिए गलत हो गया। आगे चलते हैं, भारत नेत्र किस रंग के लिए सबसे अधिक जो है से भारत नेत्र नहीं मानव नेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मानव नेत्र, यानी कि जो मनुष्य का आँख है से किस रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राह्य है, तो सबसे अधिक सुग्राह्य मेरे दोस्तों पीला रंग के लिए। किस रंग के लिए, पीला रंग के लिए मानव नेत्र जो है सबसे अधिक सुग्राह्य है। आगे चलते हैं, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में कौन शामिल हैं, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन यानी कि ब्रेटन वुड सम्मेलन, इंस्टीट्यूशन मतलब सम्मेलन हो गया, तो ब्रेटन वुड सम्मेलन में कौन कौन शामिल है, तो WTO, IMF एवं विश्व बैंक, तीनों है मेरे दोस्तों जो ब्रेटन वुड सम्मेलन में शामिल है। कौन कौन, WTO, IMF और विश्व बैंक, तीनों के तीनों शामिल है। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है मेरे दोस्तों, जिसने जैव ईंधन को लागू करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। कितना ईस्वी में, तो 2019 ईस्वी में। आगे चलते हैं, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका। क्या, मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है, क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। आपको उसे मनुष्य का नाम पूछ सकता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैम्पियस लिन। क्या हो जाएगा, होमो सैम्पियस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है, तो एडोब रीडर जो है से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। एडोब रीडर, क्या, एडोब रीडर जो है से माइक्रोसॉफ्ट रीडर का हिस्सा नहीं है। कौन, तो एडोब रीडर जो है से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं, VVPAT का पूरा नाम क्या है, VVPAT का पूरा नाम है तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या, VVPAT का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल जो है सो VVPAT का फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, आज़ादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया था, भारत की, बोल रहा है कि आज़ादी के बाद, आज़ादी भारत मेरे दोस्तों आज़ाद भारत हुआ था कब, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है से भारत आज़ाद हुआ था। बोल रहा है कि आज़ादी के बाद किस दिन प्रधानमंत्री के द्वारा सबसे पहली बार तिरंगा कब फहराया गया, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ था मेरे दोस्तों। उसके अगले दिन बाद यानी कि 16 अगस्त 1947 ईस्वी को पहली बार प्रधानमंत्री के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। कौन सा बैंक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन से थे, तो कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। कौन थे, जॉर्ज यूले जो है सो कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। कौन, जॉर्ज यूले। आगे चलते हैं, 2019 ईस्वी से भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है, 2019 ईस्वी जो बोल रहा है कि भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है, तो इगोर स्टीमेक। कौन, इगोर स्टीमेक जो है से भारतीय फुटबॉल टीम के कोच है। फुटबॉल टीम के कोच कौन है, तो इगोर स्टीमेक। कहाँ के हैं, तो क्रोएशिया के रहने वाले हैं। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो जगरेब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रोएशिया की राजधानी जगरेब हो जाएगी। और क्रोएशिया के रहने वाले इगोर स्टीमेक जो 2019 ईस्वी से भारतीय फुटबॉल टीम के कोच बने हुए अभी तक। आगे चलते हैं,
कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी किसे बोला था? तो सुभाष चंद्र बोस को बोला था। नेताजी किसका उपनाम है? तो सुभाष चंद्र बोस को। वो कौन सा संगठन बनाए थे? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे दोस्तों? कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। कब बनाए थे? तो 1939 ईस्वी में बनाए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। आगे चलते, शीतकालीन ओलंपिक 2022 ईस्वी कहाँ आयोजित होगा? शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो बीजिंग चाइना में होगा। कहाँ? बीजिंग चाइना में शीतकालीन ओलंपिक 2022 आयोजित होगा। कहाँ? बीजिंग चाइना में। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है। कहाँ? सबरीमाला मंदिर जो है सो केरल राज्य में पड़ता है। कहाँ? केरल राज्य में। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार मेरे दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। क्या? संपत्ति का अधिकार संविधान संशोधन 44वां के द्वारा 1978 ईस्वी में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अब विधि का अधिकार बना दिया गया है। कौन सा अधिकार? तो विधि का अधिकार मैंने कि कानूनी अधिकार जो है सब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार में आता है। आगे चलते हैं। सचिंद्रनाथ सन्याल एवं बटुकेश्वर दत्त के साथ मिल करके भगत सिंह ने किस पार्टी की स्थापना की थी? बोल रहा है कि सचिंद्रनाथ सन्याल एवं बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के भगत सिंह ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। कौन कौन किए थे? तो भगत सिंह, सचिंद्रनाथ सन्याल एवं बटुकेश्वर दत्त तीनों मिलकर किए थे 1924 ईस्वी में। कब? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सन्याल, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह मिलकर के किए थे। आगे चलते हैं। admin@government.in। क्या? admin@government.in में एडमिन क्या है? एडमिन जो है शुरू वाला एडमिन जो अक्षर है वो क्या है? तो यूजर आईडी है। क्या? यूजर आईडी को हम लोग एडमिन से सूचित करते हैं। admin@government.in में एडमिन क्या है? तो यूजर आईडी है। ईनेम किससे संबंधित है? तो ईनेम किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। किससे? ईनेम जो है सो कृषि से संबंधित है। आगे चलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है से तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ती है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है मेरे दोस्तों जो तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ती है? तो तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग है NH4। कौन है? NH4 जो है राष्ट्रीय हाईवे जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है सो तेलंगाना से तमिलनाडु राज्य को जोड़ती है। NH4 है कहाँ से कहाँ तक? तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? काकीनाडा से मरकानम तक। कहाँ? NH4 जो राष्ट्रीय जलमार्ग है कहाँ से कहाँ तक है? तो काकीनाडा से, बताएं क्या बताया अभी? काकीनाडा मरकानम तक। मरकानम तक है मेरे दोस्तों काकीनाडा से। आगे चलते हैं। इनमें से कौन से एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क मेरे दोस्तों बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड या अयस्क जो है से बॉक्साइट हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि एल्युमिनियम का और कौन से अयस्क हैं? तो एल्युमिनियम का और हो जाएगा मेरे दोस्तों कोरंडम हो जाएगा, फेल्सफार हो जाएगा, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन। इतने सारे मेरे दोस्तों एल्युमिनियम के अयस्क हैं। कौन कौन? कोरंडम, फेल्सफार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट और काओलिन हो जाएंगे एल्युमिनियम के अयस्क हैं। आगे चलते हैं। जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीन के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहता है? तो जीन के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है मेरे दोस्तों। जीन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो जेनेटिक्स कहते हैं। कोंकणी किस राज्य में बोली जाती है? तो कोंकणी मेरे दोस्तों गोवा राज्य में बोली जाती है। कहाँ? कोंकणी जो है गोवा राज्य में बोली जाती है। कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है? कलारीपट्टू जो है से किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो केरल का है। कहाँ? कलारीपट्टू जो है से मार्शल आर्ट है केरल राज्य का। और केरल राज्य में मेरे दोस्तों एक मंदिर का नाम बताया था। कौन? सबरीमाला मंदिर। कहाँ? सबरीमाला मंदिर कहाँ था? तो केरल में था। स्कैनर किस प्रकार के डिवाइस है? तो स्कैनर मेरे दोस्तों इनपुट डिवाइस है। क्या? स्कैनर जो है सो इनपुट डिवाइस है। आपसे प्लॉटर बोल सकता है। प्लॉटर, प्लॉटर कौन सी डिवाइस है? तो प्लॉटर मेरे दोस्तों जो है आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? किताब उल हिंद जो पुस्तक है लिखे कौन है? तो अलबरूनी लिखे थे। कौन? अलबरूनी जो लिखे हैं किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी। अरबी भाषा में किताब उल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो अलबरूनी के द्वारा अरबी भाषा में किताब उल हिंद की रचना की गई।
सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चमकते हुए भाग को कोरोना कहा जाता है। क्या कहता है? किरीट या कोरोना। और कोरोना ऑप्शन में नहीं रहता, किरीट हो जाएगा। किरीट या कोरोना, सूर्य के चमकते हुए भाग को किरीट या कोरोना कहा जाता है। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य जो देश है, कौन सा देश है? तो दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान है मेरे दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य है, दक्षिणी सूडान। आगे चलते हैं, नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है सो कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग मेरे दोस्तों किस देश के थे? तो अमेरिका रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। आगे चलते हैं, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 243 का सी किससे संबंधित है? आर्टिकल अनुच्छेद 243 का सी किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 243 का सी पंचायती राज से संबंधित है। आगे चलते हैं, जेनेटिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जेनेटिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को दिया गया था। किसे? हरगोविंद खुराना को जेनेटिक्स के 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में जेनेटिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था हरगोविंद खुराना को। आगे चलते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत को गाया गया था? बोल रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत को गाया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था मेरे दोस्तों, जहां वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत जो है उसको सबसे पहले अधिवेशन में गया था कोलकाता अधिवेशन 1896। अब से राष्ट्रीय गान पूछ सकता है, राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन है। और जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन को सबसे पहले किस अधिवेशन में गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कौन? दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन है, लेकिन जन गण मन को 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में और वंदे मातरम को कोलकाता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। आगे चलते हैं, शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने तो कौन? तो सर्जे कारजाकिन। कौन? सर्जे कारजाकिन जो है शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। कौन? शतरंज में सर्जे कारजाकिन। आगे चलते हैं, FDQN। FDQN का पूरा नाम क्या है? तो FDQN का पूर्ण फॉर्म क्या है मेरे दोस्तों? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या हो जाएगा? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो है से FDQN का फुल फॉर्म है। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हो जाएगा FDQN का फुल फॉर्म। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 ईस्वी को किसे समर्पित किया था? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 ईस्वी को किसे समर्पित किया था? तो मेरे दोस्तों स्वदेशी लोगों की भाषाओं का वर्ष। कैसे? स्वदेशी लोगों की भाषाओं का वर्ष बनाया था 2019 ईस्वी को। कौन? संयुक्त राष्ट्र ने। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि रोडियम जो है, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो क्रिप्टॉन के देखिए 4d8 और 5s के पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो क्रिप्टॉन को अंडर रूट करके कि इसके बाद फिर जाके क्या 4d8 और 5s 1 हो जाएगा। आगे चलते, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मेरे दोस्तों 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मेरे दोस्तों 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। कहीं कहीं 8 अगस्त 1942 को देखने को भी ऑप्शन में मिलता है। आगे चलते हैं, अर्जुन वृक्ष की छाल किस बीमारी में प्रयोग की जाती है? तो अर्जुन वृक्ष की छाल जो है से किस बीमारी में प्रयोग की जाती है? तो हृदय रोग की बीमारी में, सर्दी में, खांसी में। इस अर्जुन वृक्ष की छाल जो है से हृदय रोग की बीमारी में, सर्दी में, खांसी में, ये तीनों बीमारी में दोस्तों अर्जुन वृक्ष की छाल को हम लोग प्रयोग करते हैं। हृदय रोग, सर्दी और खांसी के बीमारी के उपयोग में। पहला सुपर कंप्यूटर बोल रहा है कि किसके लिए प्रयोग किया गया था? पहला सुपर कंप्यूटर जो किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो अंतरिक्ष यात्रा, मौसम भविष्यवाणी और ग्राफिक्स के लिए। किसके लिए? तो अंतरिक्ष यात्रा के लिए, मौसम भविष्यवाणी के लिए और ग्राफिक्स के लिए। पहला सुपर कंप्यूटर अंतरिक्ष यात्रा के लिए, मौसम भविष्यवाणी के लिए और ग्राफिक्स के लिए प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं, किस वंश को स्वर्ण युग माना जाता है? किस वंश को स्वर्ण युग माना जाता है? तो गुप्त काल को मेरे दोस्तों स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और गुप्त काल का सेशन कब से कब तक रहा है? तो 319 ईस्वी से लेकर के 543 ईस्वी तक। कितना? 319 ईस्वी लेकर 543 ईस्वी तक किस वंश को स्वर्ण युग माना गया? तो गुप्त काल को। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भाषा है मेरे दोस्तों संस्कृत। संस्कृत कौन सी भाषा? देव भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा हो गई संस्कृत हो जाएगी। आगे चलते हैं, जावा स्क्रिप्ट का आधारित नाम क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट का आधारित नाम है ECMA स्क्रिप्ट। क्या? ECMA स्क्रिप्ट जो है जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम है क्या? ECMA स्क्रिप्ट।
भारत के पहले बायोजेट ईंधन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारत के पहले बायोजेट ईंधन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो CSIR के द्वारा। किसके द्वारा था? CSIR के द्वारा, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। भारत के पहले बायोजेट ईंधन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो CSIR के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। 1946 ईस्वी में संविधान की सभा की पहली बैठक जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी? 1946 ईस्वी में संविधान सभा की बैठक जो हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। 1946 ईस्वी में संविधान सभा की बैठक हुआ था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें मेरे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती है, क्योंकि आपको एग्जाम है मेरे दोस्तों। आपके एग्जाम को देखते हुए हमारी टीम कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास पर डे कर रही है कि जिसके आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर बढ़ाने का हर डे प्रयास कर रही है, कि आपको हर एक एग्जाम में यहाँ से हर एक वीडियो से 1-2 नंबर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे वीडियो के द्वारा। आगे चलते हैं। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण मेरे दोस्तों किसने करवाया था? तो आयाती केसरी ने करवाया था। आयाती केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। कौन? आयाती केसरी। आगे चलते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना किसके द्वारा स्थापित हुआ? तो ICAR के द्वारा। किसके द्वारा? तो ICAR के द्वारा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना स्थापित किया गया है। बोला कि इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन में से आपको छांटना था कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है और कौन सा नहीं है। तो आपसे बोल रहा है कि कौन सा ज्वालामुखी नहीं है सक्रिय? तो माउंट किलिमंजारो जो है सो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। सक्रिय ज्वालामुखी में माउंट किलिमंजारो नहीं आता मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। 2011 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने किस रसायन को प्रतिबंधित कर दिया था? बोल रहा कि 2011 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने किस रसायन यानी कि किस कीटनाशक को प्रतिबंधित कर दिया था? तो इंडोसुल्फान को। किसको? इंडोसुल्फान को 2011 ईस्वी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस रसायन को प्रतिबंधित कर दिया था, इंडोसुल्फान को। हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग किसके द्वारा रखी गई थी? हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग सबसे पहले किसके द्वारा रखी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित करने की मांग रखी गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे चलते हैं। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी कि NFWP का गठन कब हुआ था? तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है उसका गठन प्रोग्राम होगा 14 नवंबर 2004 ईस्वी को। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की गठन मेरे दोस्तों 14 नवंबर 2004 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 14 नवंबर 2004 ईस्वी को हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस प्रकार का उपक्रम है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है सो PSU उपक्रम है। किस प्रकार का उपक्रम है? तो PSU प्रकार का उपक्रम है, PSU। ट्रैंक्विलाइजर दवा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रैंक्विलाइजर दवा है मेरे दोस्तों, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अवसाद के लिए, चिंता, भय और तनाव के लिए। किसके लिए? तो अवसाद, चिंता और भय, तनाव के लिए ट्रैंक्विलाइजर दवा का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसके द्वारा? अवसाद, चिंता, भय और तनाव का उपयोग ट्रैंक्विलाइजर दवा का प्रयोग किया था इस बीमारी को दूर करने के लिए। बिजनेस स्टार्टअप के लिए जारी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष राज्य है? बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्टअप के लिए जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात राज्य मेरे दोस्तों बिजनेस स्टार्टअप के लिए जारी रैंकिंग में गुजरात राज्य जो है तो सबसे शीर्ष पर आता है, सबसे शीर्ष पर। सबसे बड़ा सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट प्रशांत है। कौन है? सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट जो है सो प्रशांत है। कौन? प्रशांत। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मेरे दोस्तों अभी बताया था आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो मुंबई से शुरू हुआ था, ग्वालियर टैंक से चालू हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। कहीं कहीं आपको 8 अगस्त 42 ईस्वी को देखने को ऑप्शन में मिल सकता है। मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मरडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है मेरे दोस्तों। और फीफा विश्व कप बोले फीफा किस खेल से संबंधित है? तो फीफा भी फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलते हैं। IIT कानपुर के छात्रों के द्वारा निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है? बोल रहा कि IIT कानपुर के छात्रों के द्वारा निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है? तो सैटेलाइट का नाम है मेरे दोस्तों जुगनू। IIT कानपुर के छात्र ने लॉन्च किया है, निर्मित सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का नाम है मेरे दोस्तों क्या है? जुगनू नाम है, जुगनू। तमस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो तमस नामक पुस्तक के लेखक भीष्म साहनी। कौन हो जाएंगे? तमस नामक पुस्तक है मेरे दोस्तों, उसके लेखक है भीष्म साहनी लेखक है। नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक
एक राजनीति है। किसने का कथन है? नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है। किसका कथन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। किसकी? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे मेरे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है। किसकी कथन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कथन है। कौन सी भारत की नाभिकीय संचालित पनडुब्बी है? बोल रहा है कि इनमें से कौन सी भारत की नाभिकीय संचालित पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस अरिहंत हो जाएगी। आईएनएस अरिहंत जो है से भारत की नाभिकीय संचालित पनडुब्बी है। कौन सी भारत की नाभिकीय संचालित पनडुब्बी है? तो आईएनएस अरिहंत है। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक मेरे दोस्तों मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। आपको याद रखना होगा अशोक मौर्य वंश के सबसे अच्छे राजा में से आते थे। आगे चलते नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाना जाता है। किसे? तो नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में रदरफोर्ड को जाना जाता है। किसको? नाभिकीय भौतिक जनक के रूप में रदरफोर्ड को जाना जाता है। आगे चलते हैं BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है से BIOS का फुल फॉर्म है। क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे चलते MS ऑफिस में Ctrl+A शॉर्टकट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? बोल रहा है कि MS ऑफिस में Ctrl+A शॉर्टकट की है मेरे दोस्तों। Ctrl+A का प्रयोग हम लोग किस काम के लिए करते हैं? तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए। ऑल सेलेक्ट करने के लिए हम लोग Ctrl+A शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ऑल सेलेक्ट के लिए Ctrl+A का। आगे चलते हैं कमाटा गारू जहाज जो था किस देश का जहाज था? तो कमाटा गारू जहाज जो था जापान देश का जहाज था। किस देश का? तो जापान देश का जहाज था मेरे दोस्तों। कमाटा गारू जहाज किस देश का जहाज था? तो जापान देश का जहाज था। आगे चलते हैं कौन सा बांध सही सुमेलित है? आपको बांध का नाम दिया हुआ था और उसमें सुमेलित करना था तो बोल रहा था कौन सा बांध सुमेलित है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है और कहाँ है? तो उत्तराखंड में। बिल्कुल सुमेलित पूछ रहा है तो सुमेलित इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिहरी बांध उत्तराखंड सही है। आगे चलते कल्पना 1 क्या है? तो कल्पना 1 मेरे दोस्तों सैटेलाइट है। क्या है? तो कल्पना 1 सैटेलाइट है। सैटेलाइट को हम लोग उपग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट को हम लोग उपग्रह भी बोलते हैं। तो कल्पना 1 जो क्या है सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है। आगे चलते हैं हमारे शरीर में शुद्ध रक्त के परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो शुद्ध रक्त के द्वारा मेरे दोस्तों परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? तो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त बोलेगा तो किसके द्वारा? तो धमनी के द्वारा। और अशुद्ध रक्त बोलेगा अगर आपसे अशुद्ध रक्त पूछे अशुद्ध जो है रक्त किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो सीरा के द्वारा। किसके द्वारा? तो अशुद्ध रक्त बोले तो सीरा के द्वारा और शुद्ध रक्त बोले तो धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? तो धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त और सीरा के द्वारा अशुद्ध रक्त। आगे चलते हैं रेड पांडा का मुख्य भोजन क्या होता है? तो रेड पांडा है मेरे दोस्तों उसका मुख्य भोजन क्या होता है? बांस की पत्तियां खाता है। क्या खाता है? तो बांस की पत्तियां खाता है। रेड पांडा का मुख्य भोजन है बांस की पत्तियां। क्या हो जाएगा? बांस की पत्तियां। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल कितना बरस का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल मेरे दोस्तों 9 बरस का होता है। कितने बरस का? 9 बरस का कार्यकाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल होता है मेरे दोस्तों 9 बरस का। आगे चलते हैं कौन सी रेडियो एक्टिव गैस है? तो कौन सी रेडियो एक्टिव गैस है मेरे दोस्तों? इनमें से आपको छांटना था ऑप्शन से। तो कौन सी रेडियो एक्टिव गैस है? तो रेडॉन। रेडॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 86 होता है मेरे दोस्तों 86 होता है। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 210 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? तो 210 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। आगे चलते हैं मलेरिया के प्रसार के बारे में पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो मलेरिया के प्रसार के बारे में पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार रोनाल्ड रॉस को मिला था। किसको मिला था? तो रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में मलेरिया के प्रसार के बारे में पता लगाने के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में। आगे चलते हैं 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र प्रिंट किया गया है? 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र प्रिंट किया गया है? तो सांची का स्तूप है मेरे दोस्तों 200 रुपये के नोट पर। अगर 100 रुपये का नोट आपसे पूछे 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? तो मेरे दोस्तों रानी की बाव का चित्र है। किसका? 100 रुपये का चित्र मेरे दोस्तों नोट जो है उस पर रानी की बाव का चित्र है और 200 रुपये का तो सांची का स्तूप है। आगे चलते हैं भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार अभी तक हुआ है? तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन मेरे दोस्तों अभी तक 2 बार हुआ है। और कब कब हुआ है? तो पहली बार 1951 ईस्वी में और दूसरी बार 1982 ईस्वी में। मेरे दोस्तों भारत में एशियाई खेल पहली बार जब एशियाई खेल चालू हुआ तो 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में हुए थे और दूसरी बार एक बार और 1982 ईस्वी में। यानी कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन टोटल 2 बार हुआ है 1951 और 1982 ईस्वी में। आगे चलते हैं
भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेल के डिब्बे मेरे दोस्तों कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में बनाए जाते हैं। कहाँ? कपूरथला में बनाए जाते हैं। भारत के रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला में बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना कमी है दोस्तों, क्योंकि शेयर और कमी करने में आपकी कमी नज़र आ रही है मेरे दोस्तों, और बस एक कमी को आपको डेफिनेटली पूरा करना है। और हमारे तरफ से हर एक वीडियो आपको सिलेक्शन दिलाने वाले वीडियो हम आप लोग के सामने लेकर आने हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।